एक सवाल, क्या कोई सल्तनत सिर्फ तलवार के दम पर बनती है या उस सोच से जो उस तलवार को चलाने का हुक्म देती है? चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जहां दिल्ली का तख्त हिंदुस्तान की तकदीर लिख रहा था। ये कहानी है दिल्ली सल्तनत की, एक ऐसे साम्राज्य की जिसने इस जमीन का नक्शा और नसीब दोनों हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए। तो सीन सेट करते हैं। सदी है 13वीं। हिंदुस्तान में एक नया दौर, एक नई ताकत का आगाज हो रहा था और इस ताकत का सेंटर था दिल्ली। यहीं से शुरू हुई दिल्ली सल्तनत की कहानी। तो देखिए, अगले 300 सालों तक दिल्ली के इस तख्त पर एक या दो नहीं बल्कि 5 अलग अलग वंशों ने राज किया। शुरुआत हुई गुलाम वंश से, फिर आए खिलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में लोधी। और जानते हैं, हर वंश अपने साथ एक नई कहानी और शासन का एक नया नजरिया लेकर आया। अच्छा, जरा सोचिए, बाहर से आई एक ताकत के लिए हिंदुस्तान जैसे बड़े और डाइवर्स मुल्क पर हुकूमत करना कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। कहने को तो कागजों पर सुल्तान खुद को बगदाद के खलीफा का नायब, मतलब एक तरह का डेप्यूटी कहता था, पर यह बस एक फॉर्मेलिटी थी, इस्लामी दुनिया से अपना कनेक्शन दिखाने का एक तरीका। लेकिन असलियत क्या थी? असलियत में दिल्ली में बैठा सुल्तान ही सब कुछ था। वो एक आज़ाद, एक एब्सोल्यूट रूलर था जिसका हुक्म ही आखिरी कानून था। खलीफा का नाम, वो तो बस सिक्कों और खुतबों तक ही सीमित था। दिल्ली की सियासत में उसका कोई दखल नहीं था। तो फिर सवाल ये उठता है कि सुल्तानों ने अपनी इस जबरदस्त ताकत को, इस एब्सोल्यूट पावर को सही कैसे ठहराया? उन्होंने अपनी इमेज एक हमलावर से बदलकर खुदा के भेजे हुए एक नुमाइंदे की कैसे बनाई? इसका जवाब हमें एक सुल्तान के एक जुमले में मिलता है। नाम था गियासुद्दीन बलबन। उसने ऐलान किया, सुल्तान धरती पर खुदा का साया है, यानी जिल्ले इलाही। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये डिवाइन राइट टू रूल का ऐलान था। मतलब साफ था, सुल्तान को चैलेंज करना मतलब सीधे सीधे खुदा को चैलेंज करना। और फिर आया अलाउद्दीन खिलजी, जो इस सोच को एक कदम और आगे ले गया। उसका मानना था, राज करने में कोई रिश्तेदारी नहीं होती। उसने साफ साफ कहा कि उससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शरीयत यानी इस्लामी कानून क्या कहता है, वो सिर्फ वही करेगा जो उसकी सल्तनत के लिए सही होगा। पावर के लिए प्रैग्मैटिज्म ही उसका सबसे बड़ा धर्म था। तो यहाँ हमें सल्तनत की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ हैं बलबन और खिलजी, जिनकी ताकत का सोर्स था खुदा का नाम और फौलादी पकड़। उनके लिए सुल्तान सबसे ऊपर है, सबसे महान। और दूसरी तरफ बाद में आए लोधी। वो अफगान कबीलों से थे, तो उनका सिद्धांत था बराबर वालों में पहला। उनके लिए सुल्तान एक लीडर था, कोई भगवान नहीं, और उसकी ताकत बाकी अफगान सरदारों की रजामंदी पर टिकी थी। ठीक है, सुल्तान की एब्सोल्यूट पावर तो हमें समझ आ गई, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को सिर्फ एक इंसान चलाएगा कैसे? नामुमकिन है। इसके लिए जरूरत थी एक जबरदस्त मशीनरी की, एक सिस्टम की, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा जो सुल्तान के हुक्म को मुल्क के कोने कोने तक पहुंचा सके। और ये थी वो मशीन। सल्तनत का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इन 4 बड़े पिलर्स पर खड़ा था। पहला, दीवाने विजारत, जो आज के फिनेंस मिनिस्ट्री जैसा था, और इसका हेड था वजीर। दूसरा, दीवाने अर्ज यानी मिलिट्री डिपार्टमेंट। तीसरा, दीवाने इंशा, जो सारे शाही खत किताबत और फरमान संभालता था। और चौथा, दीवाने रिसालत, जो विदेशी और धार्मिक मामले देखता था। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये मशीन काम कैसे करती थी। मान लीजिए सुल्तान ने कोई फरमान जारी किया, तो सबसे पहले दीवाने इंशा उसका ड्राफ्ट तैयार करेगा, फिर उसे वेरीफाई करके रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद उसे गवर्नरों तक भेजा जाएगा और तब जाकर जमीन पर उस हुक्म पर अमल होगा। आप देख रहे हैं कितना ऑर्गेनाइज सिस्टम था ये। इन सभी डिपार्टमेंट्स में सुल्तान के बाद अगर कोई सबसे ताकतवर शख्स था तो वो था वजीर। वजीर सिर्फ एक मंत्री नहीं था, वो सल्तनत का दिमाग था, सुल्तान का राइट हैंड मैन। और इतिहास इस बात का गवाह है कि महान सुल्तानों के पीछे हमेशा महान वजीरों का हाथ रहा। इल्तुतमिश के साथ मोहम्मद जुनैदी, अलाउद्दीन खलजी के साथ मलिक काफूर और फिरोज तुगलक के साथ खान ए जहां तेलंगानी। ये जोड़ियां सल्तनत की कामयाबी की गारंटी जैसी थीं। लेकिन क्या हर वजीर एक जैसा होता था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सल्तनत में असल में 2 तरह के वजीर हुआ करते थे और दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था।
पहले थे वजीर तफवीद। इनके पास अनलिमिटेड पावर्स होती थीं। ये तब बनाए जाते थे जब या तो सुल्तान कमजोर होता या फिर उसे अपने वजीर पर अंधा भरोसा होता। ये राजकाज में एक सच्चे पार्टनर थे। और दूसरे थे वजीर तनफीज। इनकी शक्तियां बहुत लिमिटेड थीं। इनका काम सिर्फ सुल्तान के हुक्म को लागू करना था, खुद कोई पॉलिसी बनाना नहीं। उस दौर के एक बहुत बड़े इतिहासकार थे जियाउद्दीन बर्नी। उन्होंने वजीर की अहमियत को बस एक लाइन में समझा दिया, एक अक्लमंद वजीर के बिना बादशाहत बेकार है। और ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है कि सल्तनत के लिए एक अच्छा वजीर कितना कितना जरूरी था। तो हमने देखा कि सल्तनत की ये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन कितनी कॉम्प्लेक्स और एफिशिएंट थी। पर क्या ये हमेशा एक जैसी ही बनी रही? क्या इसमें कोई बदलाव नहीं हुए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत थी कि ये वक्त और ज़रूरत के हिसाब से खुद को बदलती रहती थी। जैसे जब जलालुद्दीन खिलजी को लगा कि खर्चों पर नज़र रखना ज़रूरी है, तो उसने एक नया डिपार्टमेंट दीवाने वकूफ़ बना दिया। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने खेती को बेहतर करने का सोचा, तो उसने दीवाने अमीर कोही की शुरुआत की। ये दिखाता है कि ये सिस्टम कितना फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव था। सदियां गुजर गईं, सुल्तान चले गए, सल्तनत वक्त की धूल में कहीं खो गई। लेकिन एक सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है, क्या उनके बनाए हुए वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उनके शासन करने के वो तरीके आज भी किसी न किसी शक्ल में हमारे बीच जिंदा हैं? इसका जवाब शायद हमें अपने आसपास ही मिल जाए। सोचिएगा जरूर।